फिर से सांस लें। सांस भरें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ के हृदय के केंद्र पर ले आए, अंजलि मुद्रा बनाएं और मेरे बाद रिपीट करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब एक साथ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाएं, नमन करें स्वयं के भीतर स्थित ईश्वर सभी गुरुजनों को। और सांस भरते हुए शीश झुकाएं, केंद्र में ले आए और धीरे धीरे आए। मानसी जी, आज कैमरा ऑफ रखना है। सर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ बट वो हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं कर दूंगी थोड़ी देर। नहीं कोई बात नहीं, आप आवाज आनी आज जरूरी है। आप पोस्चर मुझे चेक नहीं करना, इसलिए आप कैमरा ऑफ करके करें। मानसी जी, आपने मैं इसलिए ऑन करने के लिए कह रहा था क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन भी देखता रहता हूँ। आपने लास्ट वाली प्रेजेंटेशन देखी थी, रिकॉर्डिंग देखी थी? यस सर। तो उसमें कोई चीज आपको अभी पूछनी है? किसी को भी लास्ट प्रेजेंटेशन से अम्मा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? आज भी उसी के बारे में बात करेंगे ना सर? उसके आगे आज हम आपका अम्मा टेस्ट लेंगे, देखेंगे अम्मा का क्या स्कोर आ रहा है आपका। आपने जी एक क्वेश्चन है मुझे सर। आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपके जो टंग पे जो वाइट रेसिड्यू होता है उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना अमा है। One of the sites of amma deposition is your tongue. One of the sites. Okay. Not all amma in your body is being deposited on your tongue, but one of the sites. कुछ अमा आपके यहाँ पे स्टोर होता है फैट की फॉर्म में, कुछ अमा चिन के नीचे स्टोर होता है फैट की फॉर्म में,
मीन्स जो आपके फैट रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, स्किन और मसल्स के बीच में फैट रिसेप्टर टिश्यूज होते हैं, वहां पे आमा फैट की फॉर्म में डिपॉजिट होता है। इसी तरह से आमा जब आपके गॉल ब्लैडर में और किडनी में डिपॉजिट होता है तो दैट बिकम्स स्टोन। जब आपके आर्टरीज और वेन्स में, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है तो दैट इज लो डेंसिटी प्रोटीन, जो कि जिसको कि आप लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल एंड एसडीएल। जब वो यहाँ पे आके डिपॉजिट होता है तो उसको हम थायराइड बोलते हैं। जब आपके पैनक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो उसको डायबिटीज। जो कुछ भी आपके जब सेल्स और टिश्यूज में पहुंच के और टेररिस्ट बन जाता है तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। तो डिफरेंट सेल्स और जैसे बोन मैरो में जाके तो बोन मैरो कैंसर हो जाता है, ब्लड में जाके ब्लड कैंसर हो जाता है। तो वो कहीं पे भी वो आमा आपको जाके और ब्लॉक करने लगता है। जब वो ब्लड वेसल्स में जाके जरूरत से ज्यादा ब्लॉक कर देता है तो वो हार्ट अटैक का रीजन बन जाता है। ब्रेन में जाके क्लॉगिंग जब आपकी हो जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। इसी तरह से आईज में डिपॉजिट, आइज के रेटिना में डिपॉजिट होने लगता है, कैटरैक्ट हो जाता है, रेटिनोपैथी हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है। जो कुछ भी बॉडी में जहां कुछ भी एलिमेंट आपको दिखता है, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ आमा। तो अगर इफ वी नो हाउ टू कंट्रोल योर आमा, आमा बनेगा। आप कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, आमा बनेगा। लेकिन आमा बनने का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, अगर एक लिमिट, जो बॉडी का जो नेचुरल वॉल्यूम जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बनेगा तो वो टहलेगा और जाके इधर उधर डिपॉजिट होगा, आपको परेशान करेगा, आपको बीमार करेगा। लेकिन वो आमा जो है, अगर बॉडी की जो उसको बाहर ड्रेन आउट करने की जो लिमिट है, जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उस ड्रेन आउट कैपेसिटी के भीतर अगर बनेगा तो आप बीमार नहीं होंगे, आप फिट रहोगे। आमा सबको बनता है, लेकिन आमा बनने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के ऊपर आपकी लाइफस्टाइल डिपेंड करती है कि आप कैसी लाइफस्टाइल आपकी है, उस हिसाब से वो आमा बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। जितना ज्यादा बढ़ेगा, सिर्फ लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना पीना ही नहीं, सब कुछ आ जाता है। आप सोते कैसे हो, उठते कैसे हो, कैसे थॉट्स आपको आते हैं, किन लोगों के बीच में आप बैठते हैं, सन आपके एरिया में भी सनराइज, सन कितनी देर होता है नहीं होता है, इस पे बहुत आमा क्रिएशन डिपेंड करता है। आप सब कुछ सही करते हो लेकिन सूरज, आप जहाँ पे रहते हो वहां पे सूरज नहीं निकलता। आमा बनने की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो आपको उस हिसाब से अपनी दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी। आपका अगर जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है जहाँ पे सनराइज बहुत कम या बहुत धीमा सा सूरज निकलता है, तो आपको उस हिसाब से अपना खाना पीने का टाइम चेंज करना पड़ेगा, खाने पीने का वॉल्यूम चेंज कर, क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। खाना पीना ऐसा खाना पड़ेगा जो बॉडी को बहुत इजीली डाइजेस्ट करने में मदद करे, बॉडी को बिल्कुल मेहनत ना करे। और अपना जो फूड का जो चॉइसेस है वो आपको बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं रखनी होगी। जो हम आप देखोगे, जो हम डाइट प्लान करते हैं, उस डाइट प्लान में आप देखोगे कि एक ही प्रकार का खाना बहुत लंबे समय तक खिलाते हैं। ऐसा क्यों है? ताकि आपकी बॉडी नोन टू हो, आप जो खा रहे हो उसको बॉडी को पहले से पता हो। ये आया, बॉडी को पता है कि उसके लिए कौन कौन से केमिकल जूसेस सिक्रीशन करते हैं, कौन से एसिड्स उसमें डालने जिससे वो डाइजेस्ट हो। तो मूंग दाल की खिचड़ी इज वन ऑफ द easiest thing in the world to digest, to be digested by a Indian human body, क्योंकि हम बचपन से हमारी बॉडी यूज टू है उसके, हमारे जूसेस, हमारी बॉडी सब जानते हैं उसको कैसे। हो सकता है कि इटालियन के लिए पास्ता जो है उसकी बॉडी के लिए आसान उसको डाइजेस्ट करना, लेकिन एक इंडियन के लिए नहीं। इंडियन के लिए क्या है, जो बचपन से हमारे माता पिता ने हमारे भीतर डाला हुआ है और हमारे जीन्स में है, हमारे भले ही ना डाला हो, लेकिन ये सदियों से होता आया है। तो हमारे वो जीन्स में, हमारे भीतर के जो जीन्स है ना, क्रोमोसोम, वो जानते हैं, हमारे टिश्यूज जानते हैं कि इसको कैसे डाइजेस्ट करना है। उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो आपकी बॉडी को डाइजेशन को नोन टू है, इजीली डाइजेस्ट हो। मिल्क, देसी गाय का दूध हमारे लिए नोन टू है, लेकिन उसी गाय के दूध में अगर आप केमिकल मिलाकर इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन मिलाकर तब बॉडी में डालोगे तो आपकी बॉडी के लिए वो एलियन मटेरियल हो जाएगा। आप नॉर्मल दही खाते थे, अचानक से दही में 8-10 चीजें मिला दोगे और उसको आप खाओगे, बॉडी के लिए वो अचानक से नई चीज बन गई। आप कहोगे कि है तो दही, उसमें बादाम भी डाला, ये भी बॉडी में खाते थे अलग से, तो फिर दूध और दही में क्यों फर्क है? दो चीजें जब एक साथ मिलते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर दो चीज मिक्स करने पे आपकी बॉडी डाइजेस्ट करे। इसीलिए जितना सिंपल आप अपने फूड को रखोगे, इसीलिए कहा जाता है सिंपल रखिए अपनी लाइफ,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। जितना टेस्ट के चक्कर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात नहीं आपकी बॉडी। तो चलिए इसी पे अम्मा को रोक देते हैं, अब इसके आगे जो है चल रही है, अदरवाइज वो पुराना ही प्लॉट चलता रहेगा। तो हम आगे, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, अगर नहीं दिखेगा या कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई, टू वे कम्युनिकेशन रखिएगा। मैं ज्यादा बताने की बजाय ज्यादा गहराई तक बताने में जो है ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो हो सकता है सुबह वालों को सिर्फ 2 या 3 ही पीपीटी हुई थी और 1 घंटा 17 मिनट का जो है सेशन हुआ, ठीक है। तो स्लाइड्स हो सकता है नंबर ऑफ स्लाइड्स कम हो, लेकिन उस नंबर ऑफ स्लाइड्स में आपको एक एक बात समझ में ऐसी आ जानी चाहिए कि आप ही नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन तक भी आप जो है उसको ट्रांसफर कर पाओ। इतनी गहराई में आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक शुरू करते हैं। मैं विषय शेयर कर रहा हूँ। तो शिल्पी भी ज्वाइन कर रही है, अच्छा, तो उन्होंने तो सुबह भी किया था। दोबारा कर ली। अच्छा, कुछ पूछना होगा। पूछना तो नहीं है सर, उठ गई है तो। ठीक है, चलिए। ये दिख रहा है, विंडो दिख रही है या ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन आपको? आयुर्वेद वे ऑफ लिविंग अ न्यू होप, आयुर्वेदिक वे ऑफ लिविंग अ न्यू होप, ये दिख रही है, स्लाइड दिख रही है। आप लोग बोल के बताना, क्योंकि जब मैं स्लाइड ओपन करता हूँ ना मुझे आप लोग नहीं दिखता। चलिए, अब मैंने कर दिया नीचे, अभी आप लोग दिख रहे हो। तो स्लाइड शो कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ी हो जाएगी ना। दिख रहा है स्लाइड शो विनीत जी? स्लाइड दिख रहा है? यस सर, स्लाइड दिख रहा है। स्लाइड शो करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्लाइड। उसका किया है स्लाइड शो मैंने, तो अभी स्लाइड शो बड़ा दिख रहा है या उतना ही बड़ा दिख रहा है? अभी तो नॉर्मल दिख रहा है पीपीटी। किया तो पिन कर लीजिए, ये स्लाइड वाला जो वो है ना। ठीक है सर, चलेगा। अब ये किसको जानना जरूरी है? जो आयुर्वेदिक ज्ञान अभी हम लोग देने वाले हैं, या जो अम्मा वाला ज्ञान दिया, या आगे आने वाले सेशंस में, सैटरडे सेशंस में जो आप लोग जानेंगे, तो ये किसके लिए जरूरी? ये उसके लिए जरूरी है, हाउ लॉन्ग डू वी वांट टू लिव डिजीज फ्री। हम कितने साल तक जो है रोग मुक्त जीना चाहते हैं? डू वी नो आवर बॉडी एनफ, क्या हमें अपने शरीर के बारे में अच्छे से पता है? अभी आपको खुद ईमानदारी से आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिलेगा नो। हाउ लॉन्ग डू वी वांट टू लिव डिजीज फ्री? ईमानदार आंसर ये है कि जब तक सांसें हैं तब तक डिजीज फ्री ही रहना चाहता है। कौन बीमार होकर जीना चाहता है? कोई भी। उसके लिए भी ये नॉलेज जरूरी है। कैन वी प्रिडिक्ट आवर मेडिकल प्रॉब्लम्स और इज इट जस्ट बेस्ड ऑन आवर लक? क्या हमारे जो बीमारियां हमें होने वाली हैं या है, उनके बारे में हम पहले से कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कोई अनुमान लगा सकते हैं, सच सही से बता सकते हैं, या ये जस्ट किस्मत के ऊपर होता है कि अरे यार वो बड़ा अच्छा लड़का था और उसको डायबिटीज हो गया, या सविता जी जो है सब कुछ एकदम सही से अपना जीवन यापन करती थी लेकिन इनको बहुत सारी चीजें हो गई, या मुझे हो गई। तो ऐसा है, या इसको प्रिडिक्शन किया जा सकता है? आयुर्वेद जो है ये तरीका बताता है कि आपकी जीवन शैली, आपका खाने का तरीका, आपका शरीर का जो बनावट है उसके हिसाब से आपको कौन से रोग हो सकते हैं फ्यूचर। Who all can change for good? कौन अपने भीतर पर अच्छे परिवर्तन के लिए कौन प्रयत्न कर सकता है इस तरह से? पहला, one who has desired to live disease free and has his or her youth alive, जो अपने पूरे जीवन काल में रोग मुक्त जीना चाहता है और जिसके अंदर अभी युवा सोच बरकरार है, जिसके अंदर अभी बचपना बाकी है, जो ऐसा नहीं कहता कि जो हर एक क्या करेंगे जी के, जिसके अंदर वो इच्छा शक्ति अभी बाकी है। नेक्स्ट है, वन हु हैज रियलाइज्ड दैट मेडिकेशंस आर नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन और क्योर, और जिसको ये रियलाइजेशन है कि जो आप मेडिकेशंस है, जो दवा है, ये सारी चीजें केवल एक सप्रेस करने के लिए, उस डिजीज को टेम्पोररीली सप्रेस करने के लिए, वो परमानेंट ना तो सॉल्यूशन है ना उसका इलाज है।
जिसको ये चीज रियलाइज है उसको ये ज्ञान चाहिए। नेक्स्ट है a responsible person who has realized that he or she has to live longer and healthy to fulfill his duties। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अब ये आपको ड्यूटीज कौन सी ड्यूटीज पूरी करने के लिए चाहिए? तो अगर हम देखें तो ड्यूटीज आप जो वेदों में बात करें, वेदों में ऋग्वेद में 4 आश्रम बताए गए हैं आपके एज के हिसाब से, आपकी आयु के हिसाब से। आपके जीवन में 4 स्तर, 4 लेवल है जो आपको 4 लेवल्स पे अपने जीवन के विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करना होता है। तो सबसे पहला है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है जब बच्चा समझदार हो जाता है, उसको जो है इधर उधर की बातें समझ में आने लगती है 9 साल की उम्र से लेकर के, और जब तक उसकी हार्मोनल ग्रोथ होती रहती है बॉडी में 21 की एज तक बच्चा जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। ब्रह्मचर्य डजंट मीन ओनली सेलिबेसी, केवल आप अपने टच के सेंसेस को कंट्रोल करते हैं वही ब्रह्मचर्य नहीं। कंट्रोलिंग योर ऑल द 5 सेंसेस, आपका जो दृष्टि है, जो आपकी सुनने का सेंस है, जो आपकी टंग है, आपका सूंघने का सेंस, आपके छूने का सेंस, इन सभी सेंसेस पे जब नियंत्रण रखना सीखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाते हैं, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाते हैं, और तब ऐसा बालक बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व का धनी बनता है, अद्भुत प्रतिभा का संपन्न बनता है ऐसा बालक। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने सेंसेस को कंट्रोल करके और उसको पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज करने का जो समय है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। जब बालक अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, अपने संस्कारों को ग्रहण करता है, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने माता पिता और अपने देश के प्रति कर्तव्यों को समझता है, जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो ऐसा समय ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद बच्चा जब सब कुछ समझ जाता है, उस ऊर्जा को सही दिशा में डायरेक्शन में लगाना शुरू कर देता है, तब वो धन अर्जन के लिए कहीं पे कार्य करने के लिए जाता है, काम करने के लिए जाता है। और जब धन अर्जन शुरू करता है तो उसका विवाह होता है और उसका परिवार बनता है। उसका परिवार जब बनता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, लायबिलिटीज उसके ऊपर आती है। फिर वो गृहस्थी उसकी बनने लगती है। तो अगला जो आश्रम आता है तो गृहस्थ आश्रम आता है। 21 साल की उम्र से लेके कब तक? अप टू 60 साल की उम्र तक जो है फिर वो सबसे लंबा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाता हुआ पूरा करता है। 60 की उम्र के बाद उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उसके बच्चे गृहस्थ में पहुंच जाते हैं, तब वो मुक्त हो जाता है अपने गृहस्थ आश्रम से, अपनी लायबिलिटीज से फ्री हो जाता है। जब लायबिलिटीज से फ्री हो जाता है, अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो जाता है, तब उसकी दूसरी जिम्मेदारी आती है। दूसरी जिम्मेदारी क्या आती है? दूसरी जिम्मेदारी आती है अपने समाज के प्रति कुछ करना, अपने जीवन के अनुभवों से अपने समाज को की विकास में, उसकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना, इस धरती के लिए कंट्रीब्यूट करना, प्रकृति के लिए कंट्रीब्यूट करना, इस सृष्टि के लिए, संसार के लिए कंट्रीब्यूट करना। अपना कंट्रीब्यूशन जब आप देते हैं तब आप एनिमल और ह्यूमन बीइंग में अलग अलग उसमें अंतर आप पाते हैं। एक जो जानवर होता है वो सिर्फ अपने लिए जीता है जीवन भर। एक मानव शरीर में आपका जो जन्म हुआ है उसका कोई ध्येय है, उद्देश्य है, और उद्देश्य आपको पूरा करना है 60 के बाद। तो 60 to 80 तक जो अगला आश्रम आता है वो वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ 2 शब्दों के मेल से बना है, वान वन और प्रस्थ प्रस्थान, वन गमन, वन प्रस्थान यानी जंगल जाना। तो उस जमाने में जो है ऐसे रोड्स वगैरह सिटीज नहीं होते थे, वन से होकर ही रास्ता होता था। तो वन प्रस्थान मतलब जब आप फ्री हो गए अपनी फैमिली की लाइबिलिटीज से, तो आप अलग अलग जगह जगह पे जाइए और अपने एक्सपीरियंसेस को अपने समाज में बांटिए, उस ज्ञान को बांटिए जो आपने जीवन में अनुभव किया है, और मानवता के उत्थान के लिए, उसकी सेवा के लिए कुछ काम करिए, अपने देश के लिए कुछ काम, प्रकृति के लिए कुछ काम करिए। तो वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 60 to 80 तक चलता है। 80 की एज के बाद आपकी बॉडी जीवन के उस
भाग में पहुंच जाती है जब आपका शरीर साथ देना धीरे धीरे बंद होने लगता है। आप कितनी भी हेल्दी लाइफस्टाइल जी लें, लेकिन जन्म से मृत्यु तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जो उसकी गति है, उसको आप रोक नहीं सकते। धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। तो 80 की उम्र के बाद कोई कितना भी बड़ा योगी हो, उसका शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है। फिर आप बहुत ज्यादा जो है घूम फिर के कोई कार्य नहीं कर सकते। तो तब अगला आता है संन्यास आश्रम। संन्यास वही आश्रम है जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जैसे कहा जाता था कि अपने इंद्रियों को वश में करके अपने ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करना। यह आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था और यही संन्यास आश्रम भी है। संन्यास आश्रम में फिर से जो है ऐसा कहा जाता है कि जब आपका शरीर साथ देना बंद कर दे, तब आपको घूमना फिरना, तीर्थाटन, देशाटन बंद कर देना चाहिए और एक स्थान पर स्थिर रहकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर उसके बाद विजडम के लिए प्रयत्न करना चाहिए, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लिबरेट होने की कोशिश करनी चाहिए अपने अपने माइंड को। तो जब आप इस तरह से ध्यान की अवस्था में जो है जब बैठेंगे, तो आप जो है फिर दूसरे रेल में पहुंच लगेंगे और दूसरे तरह का ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त आपको होने लगेगा। और उसको अर्जित करने के बाद फिर 80 साल से 100 साल या उससे ज्यादा जब तक आप जीवित हैं, उस ज्ञान को अपने लेक्चर्स के थ्रू और लिपिबद्ध करके अपनी पुस्तकों के थ्रू, अपनी बनाई गई लिखी गई पुस्तकों के थ्रू जीवन के अंतिम समय में या शरीर छोड़ने से पहले इस सृष्टि को, उस ज्ञान को, अपने अनुभव को देकर जाइए। तो ये 4 आश्रम है जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो किसको ये ज्ञान, फूड वाला ज्ञान जरूरी है? A responsible person who has realized that he or she has to live longer and healthy life to fulfill his duties। ये जो मैंने 4 प्रकार की ड्यूटीज बताई है, ये ड्यूटीज जो पूरा करने का, जिसको रियलाइजेशन हो, जिसको पता है ये ड्यूटीज होती है एक मनुष्य शरीर में पैदा होने की, इसलिए लंबा जीवन, हेल्दी जीवन जीना है। नेक्स्ट, वन हु इज डिटरमाइंड एंड हैज कंट्रोल ओवर वनसेल्फ। और जो डिटरमाइंड हो और जिसको नियंत्रण हो अपने ऊपर, कह दिया कि जो है ये सिगरेट नहीं पीनी तो नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी, टीवी इतने बजे बंद कर देनी तो बंद कर देनी, सुबह उठना है तो उठना है, इतने बजे सोना है तो सोना है। जिसको अपने खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो, डिटरमाइंड हो अपने आप को फिट रखने के लिए, उसके लिए जरूरी है। ये नहीं खाना, कितना भी क्रेविंग हो, नहीं खाना तो नहीं खाना। Next, one who is not addict or is serious about leaving his addiction and inertia। ये बात ऊपर वाले में भी मैंने कह दी, ये भी वही बात है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो किसी भी चीज का एडिक्ट ना हो या एडिक्ट हो, लेकिन सीरियस हो उसको छोड़ने के लिए, अपने इनर्शिया को, अपने एडिक्शन को छोड़ने के लिए। एडिक्शन, इनर्शिया और एडिक्शन क्या, क्रेविंग जो होती है किसी चीज को लेकर। कोई किसी भी चीज को करके आपको जो सुखद अनुभूतियां होती हैं, उसको आप बार बार दोहराते हैं, उसी को इनर्शिया या एडिक्शन कहते हैं। वो कोई भी चीज होती है, वो खाने की चीज हो सकती है, वो टच करने की चीज हो सकती है, वो देखने की चीज हो सकती है, सूंघने की चीज हो सकती है, एनीथिंग, सुनने की चीज हो सकती है। कोई गाना है बहुत पसंद आ गया, आप बार बार उसको सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन, लेकिन दैट इज अ गुड एडिक्शन। वही चीज जो ऐसा एडिक्शन जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना हो, दैट इज बैड एडिक्शन। आप भजन सुनने की भी आपको क्रेविंग होती है, दैट इज गुड एडिक्शन। भक्ति इज अ गुड एडिक्शन। आप ऊपर वाले की इबादत करते हैं बार बार, उसको, उसका आपको नशा है, इसमें कोई गलत नहीं, गुड एडिक्शन। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने दिमाग से इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश जब करेंगे कि यार ये भी तो गुड एडिक्शन है। कई लोग जो है इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि यार थोड़ा शराब तो ठीक होता है। हाँ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कब ठीक होता है? जब डॉक्टर ने होम्योपैथिक गोली में डाल के आपको दिया, तब ठीक होता है। जब कफ सिरप में डाल के दिया, तब ठीक होता है। भूख लगाने के लिए या गर्मी शरीर में पैदा करने के लिए एक लिमिट होती है, एक अमाउंट होता है, उस अमाउंट को जब लिया जाता है, दवा औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में, आपने खुद से नहीं, डॉक्टर ने बताया हो कैसे लेना है, या आप किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में, ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन में रहते हो जहाँ पे उसके रेड वाइन पीने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है बॉडी को गर्म करने, उसके लिए ठीक है। या फिर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको जाके किसी को मारना है, मर्डर करना है, तो आपके अंदर जो है रासिक गुण बढ़ा देना है, तो आप खाइए, मदिरा का सेवन करिए, मांस खाइए, तो उसके लिए ठीक है।
अदरवाइज ठीक नहीं है, तो फिर वो बैड एडिक्शन है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ आयुर्वेदा, ये हमने पिछले वाले प्रेजेंटेशन में भी, पिछली क्लास में भी ये सब सारी चीजें जानी थी। फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। डाइजेस्टिव फायर, अपनी पेट की जो क्षमता है, आपके भीतर जो आग है, यानी डाइजेस्टिव जूसेस जो है, जो आपके भोजन को पचाते हैं, उसको अग्नि बोलते हैं। अग्नि 4 प्रकार की होती है, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, विषमाग्नि और समाग्नि। ये क्या है, कैसे है, डिटेल है, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखें। ओजस, आपके भोजन को पचा के शरीर को और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो पॉजिटिव एनर्जी है, शॉर्ट में उसको ओजस कह सकते हैं, लेकिन ओजस इससे कहीं बहुत बड़ी चीज होती है। हम आपके शरीर को बीमार करने के लिए सही तरीके से न पचा हुआ भोजन एक निगेटिव एनर्जी बनाता है, जिसको आमा बोलते हैं। पंचभूता, 5 एलिमेंट, पंचभूता या पंचतत्व, पंचभूता या पंचतत्व। सर कोई स्लाइड आपने चेंज की क्या, या फिर आमा टेस्ट वाला स्लाइड ही आपने? नहीं, आमा टेस्ट वाला स्लाइड नहीं है। फ्यू बेसिक आयुर्वेदिक टेक्नोलॉजी ऊपर नहीं दिख रहा? नहीं, ये आमा टेस्ट वाला स्लाइड दिख रहा है मुझे, बाकी सबका पता नहीं। तो ये सब फिर जो है नहीं दिख ओके, होल्ड करिए। साइड में छोटा छोटा है, फ्रंट में बड़ा है। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं जब भी उसमें लगा देता हूँ ना, प्रेजेंटेशन वाले में, जो आपने बोला था ना कि बड़ा दिखेगा, तो उसमें मैं कंट्रोल लूज कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। जब मैं एक एक अच्छा। स्लाइड को अलग अलग खुद से स्क्रॉल करके करता हूँ, तो इसमें कंट्रोल रहता है। उसमें जब प्रेजेंटेशन में चला जाता हूँ, तो वो कहीं से भी कुछ भी क्लिक हो जाता, चला जाता, मुझे कुछ और दिखता है, आपको कुछ और दिखता है, पता नहीं क्या है। चलिए, अभी कौन सी स्लाइड आपको दिख रही है? फर्स्ट स्लाइड दिख रही है? आयुर्वेद जय हिंद। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड हो गई। उसके बाद हम आ गए थे, ये हमने एडिक्शन ये सब देख लिया था। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये हैं। डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर हमने जान लिया था पिछली क्लास में कि क्या होता है। ओजस क्या होता है जान लिया था। अमा भी अभी मैंने बताया। पंचभूता, 5 एलिमेंट्स, हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। एयर, फायर, वाटर, ईथर एंड अर्थ। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी तत्व, इन 5 तत्वों को मिला के हम पंचभूता भी कहते हैं या पंच तत्व भी कहते हैं। तो पंच महाभूता या पंच तत्वों से मिला के शरीर बना है, और इन शरीर के, इन तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं। अब दोष वाली स्लाइड चल गई। तो 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ दोष। आपका आकाश और वायु तत्व को मिला के वात दोष बनता है, पित्त दोष बनता है, फायर एलिमेंट अग्नि तत्व और जल तत्व को मिला के, इसी प्रकार से जल तत्व और पृथ्वी तत्व को मिला के कफ दोष बनता है। दोष जब बैलेंस्ड होते हैं तो हम फिट होते हैं, हेल्दी होते हैं। जब दोषांश इम्बैलेंस हो जाते हैं, जब असंतुलन में होते हैं दोषांश, इनमें से कोई एक, दो या तीनों जब असंतुलित हो जाते हैं, तो हम बीमार होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रकृति का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, लेकिन इन 5 तत्वों में, इन 5 तत्वों से ही जीवन का सृजन होता है, निर्माण होता है। बिना इनके जीवन नहीं बन सकता। लेकिन इनमें से कोई भी, सपोज वाटर से ही लाइफ हो, लेकिन अगर वाटर जो है ज्यादा हो जाए या बिल्कुल ना हो, तो दोनों में ही लाइफ खत्म हो जाती है। इसी तरह से एयर है, आपका एयर, अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम मर जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पौधे जिंदा ना रहे। लेकिन वही एयर विंड का रूप ले ले और तूफान आ जाए, तूफान बन जाए, तो जीवन का विनाश करने लगता है। इसी तरह से अग्नि है, इसी तरह से आकाश है, इसी तरह से अर्थ है। सब कुछ, जो कुछ भी आप देखेंगे, ये सारे तत्व अगर जो है अपने बैलेंस से ज्यादा इम्बैलेंस पैदा करते हैं। आकाश को छोड़ के, आकाश एक ऐसा है जो तटस्थ रहता है हमेशा, जो है आकाश के ही भीतर सब कुछ है, लेकिन आकाश किसी में कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करता है, हमेशा तटस्थ बना रहता है और ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता है।
इसके डिटेल में और नहीं जाते हैं, बस इतना समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग बॉडी साइंस। अब आपके अंदर अगर ओजस ज्यादा है तो क्या साइंस है, अमा ज्यादा है तो क्या साइंस है। तो अभी जो मानसी जी आप पूछ रही थी, अब देखिए इसमें बहुत सारे साइंस है। ओजस, यू फील रेस्टेड आप, और अगर अमा ज्यादा है तो इट्स हार्ड टू गेट ऑफ बेड। तो अगर आप जो है, अगर ओजस आपका ज्यादा है तो आप जब सुबह सो के उठते हो तो बड़े फ्रेश उठते हो, एनर्जेटिक उठते हो, आपको अच्छा लगता है, अपने आप ब्लिसफुल आप फील करते हो। लेकिन जब अमा बढ़ा हुआ होता है तो सुबह उठना बड़ा मुश्किल होता है, कौन उठे, थोड़ी देर और अलार्म बंद करके सो जाते हैं, आपको आलस आता है। योर स्किन, अगर ओजस ज्यादा है तो योर स्किन इज हेल्दी। अगर अम्मा ज्यादा है तो आपका थका हुआ सा लुक होता है, जो यू हैव अ टायर्ड लुक। ओजस में क्या होता है, यू हैव क्लीन ब्रेथ एंड अ पिंक टंग, जो आप पूछ रही थी वही चीज। और अगर अम्मा ज्यादा है तो यू हैव बैड ब्रेथ एंड कोटेड टंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग। इसमें मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता दूं, ये स्पेशली इन द मॉर्निंग, जब आप सुबह सो के उठते हो तो अगर बैड ब्रेथ आती है आपकी, आप कहोगे सबकी आती है, तो सबकी नहीं आती। जिसका ओजस ज्यादा होता है वो सुबह सो के उठने पे भी बैड ब्रेथ नहीं आती है। और टंग सुबह क्लीन होता है, जिसका ओजस ज्यादा होता है उसको टंग, अगर वो क्लीन भी करता है तो पानी पानी निकलता है, बहुत हल्का अमाउंट ऑफ अमा वाइट पोर्शन निकलता है। तो जिसके अंदर अमा ज्यादा होता है उसका वाइट टंग बहुत ज्यादा सुबह की टाइम होती है और बैड ब्रेथ होती है। ओजस, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। आपका जो भूख लगती है, आपको बहुत अच्छे से भूख लगती है, स्ट्रॉन्ग एपेटाइट है। जिसका अमा ज्यादा होता है उसकी डल एपेटाइट होती है, उसको ठीक भूख नहीं लगती है। यू फील सेंटर्ड ड्यूरिंग योर डे। आप जब ओजस ज्यादा होता है तो आप जो भी काम करते हैं उसमें फोकस कर पाते हैं, आपका दिमाग इधर उधर विचारों में, फालतू चीजों में नहीं जाता है। लेकिन जब आपका अमा बढ़ा हुआ होता है तो यू फील फटीग्ड एंड हैवी। आप थका हुआ और भारी महसूस करते हो थ्रू आउट डे। अमा में योर डाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आप जो भी खाते हो वो पूरा ऑप्टिमल डाइजेस्ट होता है और एनर्जी मिलती है आपको। जब अमा बढ़ा हुआ होता है तो यू हैव सेंसिटिव डाइजेशन, ब्लोटिंग एंड स्लगिश एलिमिनेशन। अमा जब बढ़ जाता है तो अमा वैसे इसी की वजह से बढ़ता है, लेकिन जब अमा बढ़ जाता है तो ये और होने लगता है। सेंसिटिव डाइजेशन, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, ब्लोटिंग फील करते हो आप, गैस बनती है। स्लगिश एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बाउल मूवमेंट आपके प्रॉपर नहीं होते हैं, तो दैट इज साइन ऑफ अमा। योर बॉडी फील्स रोबस्ट एंड पेन फ्री। जब आपका ओजस रहता है तो आपकी बॉडी रोबस्ट होती है, आप जो है एनर्जेटिक फील करते हो, पेन फ्री होती है, और कोई जो है दर्द वर्द कहीं नहीं होता है। यहीं पे जो है जब आपका अमा बढ़ जाता है तो आपको जनरलाइज पेन मतलब कभी पैरों में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी जो है सर्वाइकल पेन होने लगेगा, कभी सर भारी होने लगेगा, बदल बदल के जनरलाइज पेन, अलग अलग जगह पे पेन होगा। ओजस, योर बॉडी फील्स रोबस्ट एंड ओजस, यू फील एनर्जाइज्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब ओजस बढ़ेगा, ओजस इज अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो आप एनर्जाइज फील करोगे, पैशनेट फील करोगे, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल रहोगे अपनी लाइफ को लेके, अपनी चीजों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। लेकिन जब अमा बढ़ेगा तो यू हैव डिफिकल्टी रियलाइजिंग योर इंटेंशंस। आपको अपने खुद के इंटेंशंस पे अपनी डिफिकल्टी होगी समझने में कि आप जो काम कर रहे हो इसका रिजल्ट क्या होगा। खुद ही कंफ्यूज रहोगे आप कि ये करूं कि नहीं करूं, ये करूंगा करूंगी तो इसमें क्या होगा, इससे मुझे फायदा होगा नुकसान होगा, क्या होगा, कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो जाए कि नौकरी चली जाए, कंपनी बंद हो जाए, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। तो कोई भी काम, ये तो बहुत लंबा चीज होगा, एक छोटे टाइम में शॉर्ट टर्म थॉट्स भी आते हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म में हर प्रकार के निगेटिव थॉट्स आते हैं। योर माइंड इज, जब ओजस बड़ा होगा तो योर माइंड इज क्लियर, आपको पता होता है, एकदम क्लिस्टर क्लियर होता है क्या करना है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सब चीज एकदम क्लियर रहता है, आप जो कर रहे हो सब क्लियर क्लैरिटी होती है। जब आमा बड़ा होता है तो यू सफर फ्रॉम डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन होने लगता है। शुरुआत में ये थोड़े टाइम के लिए निगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं और बाद में ये परमानेंट होने शुरू हो जाते हैं। आपको फ्यूचर एंजाइटी होने लगती है, पास्ट का कोई ऐसा थॉट होता है जो स्टक हो जाता है आमा बढ़ने की वजह से, और ये और बढ़ता जाता है, सीवियर होता जाता है टाइम के साथ। ओजस जब बढ़ता है तो यू रेयरली गेट सिक, आप बहुत कम, रेयरली बीमार होते हो। आप होते भी हो तो बिना मेडिसिन के अपने आप ठीक हो जाते हो, या बहुत कभी कभी ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता, अदरवाइज नहीं जाना पड़ता। लेकिन जब अमा बढ़ जाता है तो प्रोन टू इन्फेक्शंस, जरा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ सबसे पहले आप बीमार, बगल में कोई छींक रहा है तो सबसे पहले आपको इन्फेक्शन पकड़ेगा। चार लोगों ने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले का पानी जो है सही नहीं था, चार लोगों में से तीन लोग सही थे, आप सबसे पहले बीमार पड़ोगे। तो ये सब
प्रोन टू इन्फेक्शन, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यून सिस्टम आपका भी वीक हो जाएगा और आप प्रोन टू इन्फेक्शन, बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ोगे। हर मौसम जब भी चेंज होगा आपको बुखार खांसी जुकाम ये सबसे पहले होगा। अब पेपर और पेन ले आइए और अपना अमा टेस्ट करिए। सविता जी आप सुन रही हैं? सविता जी हाँ जी सर। अब पेपर और पेन ले आइए। हाँ लेके आ गई हूँ सर। अब मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, सभी बिंदुओं पे संक्षेप में चर्चा करेंगे और उसके बाद आप अपने आप को ईमानदारी से जो अंक दें उन अंकों को अपने पेपर पे लिखते जाएं और अंत में उसे जोड़ के मुझे बताएंगे जब मैं पूछूं, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। आप इन बिंदुओं में से जिस पे आपको ये लगता है कि ये आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होता है उस पे अपने आप को 0 पॉइंट दीजिएगा, ओके ठीक है? जिसमें आपको लगता है कि समटाइम्स अप्लाई एंड समटाइम्स नॉट अप्लाई, मतलब ओके। कभी कभी ऐसा होता है कभी ऐसा नहीं भी होता है नहीं तो 3 मार्क्स दीजिएगा। ओके आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रांगली अप्लाइज, मतलब अमूमन ज्यादातर समय, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता होगा, किसी को हमेशा ब्लोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन अमूमन होती है, अमूमन गैस बनती है, तो आप उसको स्ट्रांगली एग्री ही समझे, स्ट्रांगली अप्लाई समझे और अपने आप को 5 मार्क्स ईमानदारी से दीजिएगा। ओके सुबह वाली क्लास में केवल एक ही 2 लोगों ने ईमानदारी से अपने आप को जो है पॉइंट्स दिए थे, बाकी देखिए जनता जनार्दन है तो कई चीजें हम छुपा ले जाते हैं और जब शुरू में जो पॉइंट बताता है वो कम अगर बता देता है तो बाकी वाले अपने आप को चेंज कर लेते हैं। भेड़ चाल की दुनिया है, लेकिन ऐसा ना करें, ये आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए ईमानदारी से सब लोग बताएं ताकि मैं आपको अगली क्लास में बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर या। तो पहला पॉइंट है माय बॉडी फील्स क्लॉग्ड समटाइम्स, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन और कंजेशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्लॉगिंग हो रही है। क्लॉगिंग मतलब जैसे जो है पेट में मरोड़ उठ रही है, कंजेशन हो रहा है, कहीं फंस रहा है कुछ, ऐसी चीजें जो अगर आपको होती है तो आप अपने आप को 5 पॉइंट दीजिए। समटाइम्स अप्लाइज तो 3 दीजिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है तो 0 दीजिए। नेक्स्ट है आई ऑफन फील गैसी एंड ब्लोटेड और गेट हार्टबर्न। तो ये और है, एंड हार्टबर्न नहीं है। गैसी एंड ब्लोटेड अगर फील करते हैं, जरूरी नहीं हार्टबर्न भी हो, और हार्टबर्न होता है तो गैस होगी तभी हार्टबर्न होता है। हार्टबर्न मतलब गैस की वजह से जलन सी महसूस होती है तो उसको हार्टबर्न कहते हैं। तो आपको हार्टबर्न होता है, गैसी फील करते हैं, ब्लोटेड। स्ट्रांगली अप्लाइज तो 5 है, 5 पॉइंट दीजिए। विनीत सर का जैसे ये पहले स्ट्रांगली अप्लाइज था लेकिन अब जो है डजंट अप्लाई में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो विनीत सर आप अब इस समय अपने आप को 0 दे सकते हैं इसमें। जिसका कभी कभी अप्लाई होता है वो 3 देते हैं। आई सम टाइम वेक विद अ हार्टबर्न। कभी कभी जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको जलन सी महसूस होती है, पेट में या सीने में जलन सी महसूस होती है। अगर ये आप स्ट्रांगली अप्लाइज है तो आप इसको जो है 5 दे दें, कभी कभी है तो 3 दे दें, नहीं है कभी नहीं होता 0 दे दें। आई हैव लो एनर्जी, आपकी लो एनर्जी है, कम ऊर्जा महसूस करते हैं आप। स्ट्रांगली अप्लाइज है 5 दे दें मानसी जी, समटाइम्स अप्लाइज है तो 3 दे दें और डजंट अप्लाई है तो 0 दे दें। मैं किसी को कुछ नाम बुला के, आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 5 दे दें, नाम बुला के जो है मैं चेक कर रहा हूँ कि सब लोग जो है सही से सुन रहे हैं। तो सर एक क्वेश्चन है, इसमें 0 0 3 और 5 देखा है या फिर 0 1 और 3 और 4 2? सर फिर से पूछिए, मैं समझा नहीं क्या पूछा है। 0 to 1 जो लिखा हुआ है, यस नहीं वो 1 लिखा हुआ है कि ये पहला पॉइंट है कि 0 आप दे दीजिए, ये दूसरा पॉइंट है कि 3 दे दीजिए, और चौथी ये 3 की जगह 4 हो गया, 4 टाइप हो गया, तो तीसरा पॉइंट है ये कि 5 दे दीजिए। अगर स्ट्रांगली अप्लाइज है तो 5 दे दीजिए। उसको पढ़ के मत करिए, मेरी बात सुन के करिए।
उसमें कई चीजें मैंने ही टाइप किया हुआ तो गलत भी हो गया होगा टाइप। I often feel dull, heavy, lethargic, and unmotivated. I don't have a passion for life like I used to. अगर आपको ऐसा लगता है तो कि पहले आप जो है बड़ा एनर्जेटिक रहते थे, लेकिन अभी आप डलनेस फील करते हैं, हैवीनेस फील करते हैं और कोई पैशन या मोटिवेशन लाइफ का अभी फिलहाल नहीं रह गया है आपके जीवन में। क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं, क्या करना है, कैसे क्या करूं, सुबह उठ के क्या करना है योगा करके, ऐसा अगर आप फील करते हैं तो अपने आप को स्ट्रांगली अप्लाइज 5 दे दें। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है आपके साथ तो 3 दे दें, और बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं होता 0 दे दें। I often have to clear my throat because I feel mucusy. जैसे खिचखिच होती है गले में और आपको कफ जैसी फीलिंग होती है, या कई बार ऐसा होता है जब खांसी आ जाती है आपको और उसमें से कफ आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। ऐसा अगर होता है या खराश आपके गले में अक्सर रहती है तो अपने आप को स्ट्रांगली अप्लाइज 5 दे दें, सम टाइम अप्लाइज 3 दे दें, डजंट अप्लाई 0 दे दें। It's hard for me to get through my day because I get tired. आप सुबह तो ठीक फील करते हैं लेकिन कुछ देर के बाद दोपहर होते होते आप थक जाते हैं और आपको अपना दिन, अपना काम धंधा सब खत्म करने में बड़ी मुश्किल होती है। आप बिल्कुल टायर्डनेस फील करने लगते हैं शाम होते होने के साथ साथ। एक होता है कि फिजिकली मेहनत करके थक जाना, एक बिना कुछ किए हुए थक जाना, सिर्फ अपने थॉट्स से थक जाना, सिर्फ बॉडी में जो आपके केमिकल कंपोजिशन रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से थक जाना। अगर ऐसा होता है स्ट्रांगली अप्लाइज है 5 दे दे। दूसरा, अगर समटाइम्स अप्लाइज है 3 दे दे, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता तो 0 दे दे। ऐसा होता होगा जिसका आमा होगा, ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। आई फ्रीक्वेंटली फील डल एंड डिप्रेस्ड, आई एम अनहैप्पी। आप जो है खुश नहीं रह पाते हैं और आप ज्यादातर टाइम जो है डल फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, आप हमेशा तनाव में रहते हैं। अगर ऐसा है स्ट्रांगली अप्लाइज 5, समटाइम अप्लाइज 3, डजंट अप्लाई, कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा एनर्जेटिक पैशनेट रहते हैं 0। इट्स हार्ड फॉर मी टू टेस्ट फूड विदाउट एडिंग सॉल्ट। बिना नमक के आपको खाने का स्वाद नहीं मिल पाता, बड़ा मुश्किल होता है स्वाद मिल पाना। अगर ऐसा स्ट्रांगली अप्लाइज है 5, सम टाइम अप्लाइज है 3, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता आपका उसमें नमक के साथ, जरूरी नहीं आप बिना नमक के भी खाने में स्वाद बता सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और आपको मजा आता है, उसमें आनंद आ सकता है। तो ये आप अपने को 0 दे दें। सर ये तो ट्राई ही नहीं किया कभी, खाना तो सॉल्ट के साथ ही करते हैं। हाँ, लेकिन कभी भी कम ज्यादा अगर हो जाता है तो आपको अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है तो स्ट्रांगली अप्लाइज होगा। खाने अच्छा, में हर पदार्थ का अपना एक अलग स्वाद होता है और अपना उस स्वाद को पचाने की और ऊर्जा देने की अलग क्षमता होती है। जैसे आप मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च, तो हरी मिर्च के साथ कुछ लोग उसमें भी नमक लगा के खाते हैं, कुछ लोग प्याज जो सलाद खाते हैं उसमें भी नमक छिड़क के खाते हैं। तो अगर आप बिना नमक के जो इन चीजों में भी स्वाद नहीं पाते हैं, नहीं पता चलता है आपको, तो स्ट्रांगली अप्लाइज। खाने में तो ऑब्वियसली आप डालोगे, लेकिन व्रत होता है, व्रत में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना सेंधा नमक के भी व्रत होता है, तो उस व्रत में भी आपको अगर वो स्वाद मिलता है तब तो आपने टेस्ट किया होगा व्रत में ना, अगर आपने फास्ट रखा होगा कभी, तो वो उसमें भी अगर आपको स्वाद मिलता है, आपको मजा आता है, उस भोजन में आनंद मिलता है, तो 0 है। और अगर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है तो 3 है, और स्ट्रांगली अप्लाइज 5 है। मेरे ख्याल से अगर आपने कभी टेस्ट नहीं किया और फास्ट वगैरह में देखा होगा तो आपको स्वाद मिला होगा, तो आप इसमें 3 कर सकते हैं अपने आप को, अदरवाइज 0 भी कर सकते हैं, जैसा जिसका अनुभव। आई डील विथ हेल्थ इश्यूज क्रॉनिकली। अगर नहीं किया है तो बिना नमक के एक बार कुछ भी खा के देखिएगा, आपको कैसा लगता है। आई डील विद हेल्थ इश्यूज क्रॉनिकली। क्रॉनिकली मतलब आपको कभी बुखार हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी सर दर्द होने लगता है, कभी डिप्रेशन होने लगता है, कभी घबराहट होने लगती है, कभी ब्लोटिंग हो जाती है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। क्रॉनिकली आपको कुछ ना कुछ बीमारी परेशान करती रहती है, होती रहती है। अगर ऐसा है स्ट्रांगली अप्लाइज 5, समटाइम्स अप्लाइज 3, डजंट अप्लाई 0। कर लिया? अब कितना स्कोर आया विनीत सर?
जोड़िए। सर 15 आ रहा है। 15। सर सविता 21 आ रहा है सर। नहीं, आपका तो ज्यादा आना था क्योंकि आपने पहले ही मुझे बताया था और बहुत ईमानदारी से आपने अपने आप को अंक दिए हैं, सही आया है। और मानसी जी? मेरा 23 आया है। 23। मेरा 23 आया है। 23, ठीक है। और प्रीति जी? बिना कैमरे वाले कोई बताना चाहे? सर मेरा तो 5 ही आया है बस। सर मेरा 5 आया है बस। 5 है, ठीक है। शिल्पी जी जितना सुबह आया था उतना ही आया है या चेंज हुआ है कुछ? शिल्पी जी? इसने काउंट ही नहीं किया, काउंट नहीं किया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा सेम आया है या चेंज हुआ है कुछ। भाभी, करीम भाभी? मेरा तो 9 ही आया है। 9? 9 जी बिलो 15। 9 वैसे ईमानदारी से मैं अपना टेस्ट करूं तो मेरा भी नहीं आया। प्रीति जी आपका 5 आ सकता है, ठीक है। ईमानदारी से टेस्ट करके अपना जवाब खुद अपने आप लिखिएगा इसको। मेरा इससे अब आप मुझे क्वेश्चन दिए हैं जी देखिए, मुझे कभी हाथ वगैरह सुनिए, कभी नहीं होता है और समटाइम मेरा एनर्जी मतलब आप थक गए हैं दादा हम लिए तो अलग चीज है, बट कभी मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी। एक सेकंड भाभी, प्रीति जी और खाने में सॉल्ट है तो भी चलता है, नहीं है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। एक सेकंड रुकिए जरा, ये दो लोग एक साथ अनम्यूट कर देते हैं ना तो मुझे आवाज नहीं आती। प्रीति जी जरा अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ अब बताइए भाभी। नहीं अभी म्यूट नहीं हुआ, प्रीति जी म्यूट करिए अपना। प्रीति जी हाँ ठीक है, अब भाभी बताइए। हार्ट बर्न नहीं होता, हार्ट बर्न से आप क्या समझ रही, क्या मतलब होता है हार्ट बर्न? मतलब हार्ट बर्निंग लाइक जैसे गैस नहीं हो या उस तरह की, देखिए आप जैसे बोलते हैं ना हाँ वो मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हार्ट बर्निंग मीन्स आपने जैसा आप डाइट लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी आपका कर दिया। अभी आप हैवी डाइट लोगे तो मॉर्निंग में आपको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत फेस करनी पड़ती है, लेकिन मुझे फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स कभी नहीं होती है। तो आपने इसमें 3 मार्क्स दिए। और मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम होती थी जो आपको उन्होंने जी हाँ जी सर दर्द की जो प्रॉब्लम होती थी तो उसका तो मुझे चश्मा लग गया तो वो खत्म हो गई है, इसलिए हाँ इसलिए मैंने उसको 0 ही दिया है क्योंकि अब मुझे उस तरह का नहीं होता है। हाँ बट समटाइम ये कि फील डलनेस फील होती है, थोड़ा डिप्रेस सा होता है, वो तो आप जानते हैं कि आजकल का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि वो नॉर्मल है, बट मैंने उसमें दिया है अपने आप को 3। सम टाइम है जो भी है, सम टाइम है, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है और जो ये आपने सॉल्ट वाला बोला है ना उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। अगर देखिए अगर जी ये सब में करने के बाद भी आपको अब कभी भी देखिए पहले से आप बेटर होंगी वो आपको भी फील होता होगा। दूसरी चीज है कि a little bit amount of ama will release every day while doing yoga। जब आप योगा करते हैं तो हर दिन अमा का थोड़ा थोड़ा अमाउंट रिलीज होता रहता है, नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा होता रहता है, तो वो क्लींजिंग भी बहुत इफेक्ट डालती है, जो 5 से 3 पे ले आती है और 0 पे ले आती है बहुत सारी चीजों। कुछ चीजें होती हैं जो आपकी रूटीन में जब आप चेंजेस करते हैं, जैसे टाइम ऑफ डाइट, जैसे पहले आप 4 बजे लंच करती थी जो मुझे पता चला था तरीके से, तो वो खतरनाक चीज है। आप अपने लाइफ में सब कुछ सही कर लें लेकिन आपका मैंने बहुत चेंज किया है। जी तो हो सकता है कि मेरी जो इमेज मेरे माइंड में, क्योंकि आपसे पहली बार मेरी बात हो रही, तो जो मेरे माइंड में इमेज है कि जो है आपको ये सारी चीजें, हो सकता है कि मैं बायस्ड हूँ इसलिए मुझे 9 का स्कोर आपका गलत लग रहा हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये सब प्रॉब्लम बॉडी में अगर होती है तो 9 स्कोर हो नहीं सकता, इट शुड बी 15 स्टैंडर्ड। अगर नहीं होती है प्रॉब्लम, अभी ठीक हो गई है, जैसे विनीत सर का रिवर्स हो गया, मैं जानता हूँ बहुत सारी चीजें रिवर्स, तो इनका मैं मान सकता हूँ इनका 15 आया। तो
आपका मुझे जी, जो आपने अभी ये बोला ना कि अब ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं होती है, तो मैंने आपको आज के बेस पे बोला है। आफ्टर योगा मुझे बहुत फायदा हुआ है इन सब चीजों से। वेट लॉस हुआ है नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकती अभी, क्योंकि मैंने किया नहीं है, लेकिन हाँ अपना लाइफ स्टाइल मैंने चेंज किया, मुझे बहुत उससे फायदा हुआ है। अब मैं भाभी आपको एक और चीज बताता हूँ। कभी भी जी। वेइंग मशीन के जो पैरामीटर्स है ना, उस पे अपने आप को कभी तौलना नहीं चाहिए। जी। आप अपनी एनर्जी लेवल को देखिए, कितनी एनर्जी है आपको। जो काम करने में आप कह रही हैं ना, आप डलनेस फील नहीं होती आपको, पैशनेट आप फील करते हैं, एनर्जी फील जी जी, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है। तो इन चीजों ये पैरामीटर ज्यादा मैंने कर लगते हैं। प्लस आपका जो साइज होगा कपड़ों का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जी। आज से 6 साल पहले जो मैं कपड़े पहनता था, मेरे पैंट का साइज 38 था, अभी मुझे 32 होता है। लेकिन मेरा जी। वेट पहले भी 75 था, अभी भी 75। तो मैं वेइंग मशीन अच्छा। के हिसाब से देखूं तो मेरा कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं अपने अगर बाकी पैरामीटर्स में देखूं तो जमीन आसमान का फर्क है। तो आप इन जी। पैरामीटर्स पे ध्यान दें। यही मानसी जी को मैं कल भी बोल रहा था, पतले मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपके बाकी एनर्जी लेवल से। आप बीमार पड़ते हो फ्रीक्वेंटली, नहीं पड़ते हो, आपके थॉट्स कैसे होते हैं, हमेशा नेगेटिव थॉट्स होते हैं या आप पॉजिटिव पैशनेट थॉट्स होते हैं। आप जो काम करते हो उस काम करने में आप उसको बोझ मजबूरी समझ के काम करते हो या आपको मजा आता है काम करने में। आप कोई भी काम करते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, मेरी योगा टीचर हो, जो भी आप काम करते हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, होम मेकर होना दुनिया का सबसे टफेस्ट जॉब है। टफेस्ट, थैंकलेस और जो है बिना बिना किसी पैसे का जॉब, बिना सैलरी। अपने आप को कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई काम नहीं करता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करता हूँ। माँ होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो जो है ठीक है, आपका जो है मैं मान गया 9, क्योंकि मेरी आपसे पहले बात नहीं हुई थी कुछ भी। मेरे दिमाग में ये रहता था कि मैं करीम भाई हमेशा आपकी ना प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे, कभी ये नहीं बताते थे कि मैंने वो जो प्रॉब्लम बताई थी और तूने जो उसका सोल्यूशन बताया था उससे कुछ फायदा हुआ। ये चीज कभी थोड़ी बहुत डिस्कस होती थी कि हाँ वो फॉलो कर रही है, लेकिन उस फॉलो करने का रिजल्ट क्या आ रहा है वो मुझे आज पता चला है। तो बहुत थैंक यू सो मच भाभी कि आपने जो है ये सब चीजें मुझे बताई। मुझे अच्छा इन्हीं सब चीजों से मोटिवेशन मिलता है। प्रीति जी बताइए। भाभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। प्रीति जी एक सेकंड सर। हाँ हाँ जी सर बताइए। 5 है आपका? हाँ सर, बस मुझे बाकी तो सारी चीजों में कोई भी नहीं है, सिर्फ बस मुझे थोड़ा सा थॉट में कभी कभी इरिटेशन होती है, वो मुझे एलर्जी की वजह से। देखिए आपका 5 आ सकता है, मैं आपको जानता हूँ, और आपका 5 आ सकता है। आप जो है पूरे सारे रूल्स को फॉलो करती हैं। आप कितने बजे भोजन करना है वो सब चीज फॉलो करती हैं। आप योगा करना है तो करना है, उसको मिस नहीं करती हैं, फालतू चीजों में नहीं पड़ती। तो आपका 5 आ सकता है। तो मेरा भी 0 से लेकर 3 तक आता है, मेरा स्कोर ये इसी के बीच में वेरी करता है मेरा। तो आपका मैं जानता हूँ आपका 5 आ सकता है। आपका पहले 5 नहीं रहा होगा, आपका मोर देन 20 रहा होगा जब आपको ये सब प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जो आपका ऑपरेशन हुआ था। ये भी अम्मा बढ़ने की वजह से ही होता है। अम्मा जब बढ़ता है तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अम्मा। बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अम्मा की वजह से नहीं होता, सब अम्मा की वजह से, अम्मा और ओजस, दो ही चीजों की वजह से। सविता जी, मानसी जी आप पे लास्ट में आऊंगा। सविता जी। यस सर। 21। यस सर। तो आपने जितनी समस्याएं बताई, आपने ईमानदारी से अपना स्कोर बताया है, 21 बताया। 21 मतलब आप उसमें खुद से देख सकते हैं, मॉडरेट है। हाँ जी सर। 25 एंड अबव हाई अमा होता है। हाई अमा में जो है मैं आपकी मदद नहीं कर पाता। अगर 25 एंड अबव आता तब आपको मैं कहता कि आप जो है सुबह वाली क्लास में, मुझे पता चला केजरीवाल साहब ने जहां अपना ट्रीटमेंट कराया था, तो वहां पे मेघा जी और मानसी जी जो है सुबह वाली क्लास मुंबई से ज्वाइन करते हैं। तो वो लोग, उसका नाम है बेंगलोर में जिंदल नेचुरोपैथी। तो मैं आपको कहता कि आप जिंदल नेचुरोपैथी चले जाइए, ओके या सर। ऐसी कहीं किसी जगह चले जाइए। अमा एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर जब क्रॉस कर जाता है तो आपका ट्रीटमेंट फिर इन चीजों से नहीं हो सकता। फिर आपको वहां पे जाके रह के और अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। तो उस लेवल पे ना पहुंचे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी, मैं आपको कुछ चीजें भेजूंगा, 26 दिन का प्लान है, उस प्लान को आप फॉलो करिए और अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करिए। आपका सब चीज रिवर्स हो जाएगा। जैसे आपने बाकी लोगों की बातें सुनी, आपने जो है कि भाभी अभी बता रही, इनका सुना कि जो है पहले होता था, अभी नहीं है, इनका स्कोर लो हो गया,
इसी तरह से विनीत जी हैं, शिल्पी जी हैं, ये यूएस में रहते हैं, तो इनका भी जो ठीक है है ये 1-1.5 महीने से ये लोग इन नियमों का 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका बेनिफिट भी उतना है जितना परसेंट ये फॉलो कर रहे हैं। सुबह ठीक वाली है क्लास में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 100% फॉलो किया है और उनका रिवर्सल भी 100%। तो अब जो फॉलो करें, आपकी जितनी भी आपने बताई ना, मैं खुद डायबिटिक रहा हूँ और अभी मुझे 14 साल हो गए हैं, मेरा शुगर लेवल, मैं शरबत भी पी लूं तो मेरा शुगर लेवल 100 के ऊपर नहीं जाएगा। इतना हाई डाइजेशन, इतना मेरा जो है इन सिर्फ ये आयुर्वेदिक नियमों का पालन करने से जो है ये डाइजेशन, मेरा डाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग, अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग। मेरी ठीक है ये सर वाली आई साइट अम्मा ज्यादा बढ़ने की वजह से रेटिनोपैथी बीमारी होती, 90% विजन चला गया था, जो वापस लौट आई। अभी मेरा 6/6 परफेक्ट विजन। तो ठीक है मैं सर अपनी पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि एक एग्जाम्पल दे सकूं कि आपके सामने मैं बचपन से जो है ऐसा नहीं हूँ। मैं जो है ये योग और आयुर्वेदिक नियमों का पालन करते ही मैं ये सब हासिल कर पाया, अपने फिटनेस जो है लेवल मुझे अचीव हुआ है। तो ये ठीक है किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है सर आप मुझे बाद में जो है, मुझे इस क्लास के बाद आप मुझे फोन करिएगा और मैं आपको ठीक कुछ चीजें भेजूंगा, उनको आप ठीक अच्छे है से सर पढ़िएगा और जब ठीक समझ ना आए तो आप जो मुझे फिर से फोन करिएगा। ठीक है सर ठीक है ठीक है। अब ठीक है मानसी जी आपका आया है 23। यू ऑल्सो नीड टू गो थ्रू दैट 26 days मील प्लान इमीडिएट। ओके। ठीक है। मेघा जी को सुबह बताया तो मेघा जी ने कहा हाँ सर कल से करूंगी। मैंने कहा अरे इतना जल्दी नहीं, आराम से प्रिपेयर कर लीजिए, माइंड को प्रिपेयर करिए, सामान ले आके रख लीजिए, सब चीजें जो है, और कहीं कल से छुट्टी है तो करूंगी। उन्होंने खुद से मेरे से पहले पिछली लास्ट क्लास के बाद ही मांग लिया था वो चीज, वो सारी डिटेल मांग ली थी, मेरे से समझ ली थी, तो प्रिपेयर्ड थी और वो प्रिपरेशन उनकी 1 हफ्ते से चल रही थी। तो आपको इमीडिएट कह रहा हूँ, इमीडिएट डजंट मीन कि आज ही से करना है, कल से करना है, जितना जल्दी हो सके। कोई चीज जितना लिंगर ऑन करते जाते हैं उसकी सीरियसनेस उतनी बढ़ती चली जाती है। तो कोई चीज आपको जिंदल क्लिनिक तक पहुंचाए उसके पहले 100 रुपए में ठीक कर लीजिए अपने आप को, अदरवाइज फिर आप जो है अपनी सासू माँ से पूछेगा कितना खर्चा होता है वहां पे। तो फ्री में जो चीज हो जाए घर में बैठे, उससे अच्छा कुछ है? आपके अगर मसाले के कई डिब्बा को खोल के और वही इलाज हो जाए उसी से, सिर्फ थोड़ी भी बहुत चीजें कर, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। हम सिर्फ आपका जो हिंदुस्तानी मसाले का डिब्बा है ना, उसी से आपके जीवन में जितनी चीजें, जितनी बीमारियां ना, सब ठीक की जा सकती है। आप बीमार नहीं, लेकिन ये जो सिम्टम्स है, जो आपका स्कोर है ना, ये प्रिडिक्ट करता है कि आपको ये सब चीजें हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। ठीक है। तो अभी जो है हमारा आज टाइम, सुबह का टाइम भी यहीं पे खत्म हो गया था, इसी स्लाइड पे खत्म हो गया था। इसीलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन में से बाकी एक्स्ट्रा स्लाइड्स अभी हटा दी हैं। कुछ और स्लाइड है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ी बहुत और है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि थोड़ा मैं ये सॉफ्टवेयर में कमजोर हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सिखा दिया करिए। ये फुल स्क्रीन हो गया है। अब इसमें मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, अगर मैं एस्केप बटन दबाऊंगा तो रिकॉर्डर ऑफ हो जाएगा, और मैं इसको हाइड कैसे करूँ? अच्छा, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया मैंने, स्क्रीन को छोटा कैसे करूँ? ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड है। फिर से दोबारा से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिख रहा है? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिक दोषास, ये दिख रहा है स्लाइड? मानसी जी, स्लाइड दिख रही किसी को? विनीत जी, शिल्पी जी, मेरी आवाज आ रही क्या? सविता जी, सविता जी, शिल्पी जी, मानसी जी, आवाज आ रही मेरी? कनेक्शन चला गया क्या?
मानसी जी ओके, अभी आ आपको रही है आवाज ना? हाँ अब आ रही है, अभी लग रहा है नेटवर्क मेरा चला गया था। अच्छा अच्छा, वो स्लाइड सर ब्लैक ब्लैक दिख रही है, एक्चुअली हाँ कुछ तो था नहीं अभी अभी मैं फिर से कर रहा हूँ। ओके। अभी दिख रही है, अभी अभी दिख रही है। यस। ठीक यस सर, दिख रही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका शरीर, जो दोषास की हम सबसे पहले शुरू में बात किए थे कि पंच तत्वों से शरीर बना है, पंचभूतास। पंचभूतास में अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये अलग अलग प्रकार का शरीर का प्रकार होता है। आयुर्वेदिक विजडम, ये 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, टेस्ट होते हैं। ये हम आगे और फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें, कि कौन सा टेस्ट थाली में ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए, कौन से प्रकार के शरीर के लिए कौन सा टेस्ट अच्छा होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है। फूड, 3 प्रकार का भोजन आयुर्वेद में बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्वा, 3 गुण होते हैं हमारे भीतर, सत्व गुण, राजस गुण और तामस गुण। जो सत्वा गुण होता है, जब हम सात्विक जीवन शैली, सिर्फ आहार नहीं, भोजन की बात यहाँ पे सिर्फ नहीं हो रही, जीवन शैली की बात हो रही। जैसे मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि सनराइज, क्लोज टू सनराइज उठना चाहिए और क्लोज टू सनसेट आपको डिनर कर लेना चाहिए। तो ये सब जो है सात्विक दिनचर्या है। आप जब आप सात्विक दिनचर्या करते हैं तो सात्विक गुण आते हैं, सत्वा आते हैं आपके अंदर। सत्वा क्या गुण होते हैं? बैलेंस, हार्मनी, पॉजिटिव, पीस, क्लैरिटी, लाइट, क्रिएटिविटी, ओपननेस, इंटेलिजेंस, ये सत्वा गुण होते हैं। राजस, राजसिक जब आप जीवन शैली अपनाते हैं तो राजस गुण आते हैं। राजस गुण क्या होता है? मूवमेंट, एक्टिविटी, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर, एजिटेशन, एंजाइटी, इगोइटिज्म, ये आपके राजसिक गुण है। फिर तामसिक, तामसिक जीवन शैली किसको अपनानी चाहिए? किसी को भी नहीं अपनानी चाहिए, ये सबसे वर्स्ट गुण होते हैं। तामसिक गुण क्या होता है? इनर्शिया, इनर्शिया वही वही एडिक्शन, इनएक्टिविटी, निगेटिविटी, अपैथी, डलनेस, डार्क, डिल्यूजन, डिप्रेशन, इग्नोरेंस, ये आपके 3 गुणाज हैं जो आपके भीतर होते हैं, जो आप खाते हैं या जो जीवन शैली अपनाते हैं, उनसे ये 3 प्रकार के गुण आपके अंदर आते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है जो बताता है कि सात्विक फूड किस प्रकार का होता है या होना चाहिए। उसके ये एग्जाम्पल्स हैं, आलमंड्स, फिग्स, कैश्यू नट्स, रेजिन्स, वॉलनट्स, ये ड्राई फ्रूट जो होते हैं ये सात्विक होते हैं। बासमती राइस, व्हीट, बक व्हीट, बार्ली, ये इस तरह से, बटर मिल्क, ये सारी चीजें ये सात्विक है। लेकिन एक एक नियम है कि आपकी जो भूख है उससे ज्यादा जब आप भर पेट भोजन करते हैं, सात्विक भोजन भी भर पेट से ज्यादा या भर पेट कर लेते हैं, तो वो सात्विक राजसिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, राजसिक फूड, ये राजसिक फूड के एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें। कैंड, स्वीटेंड फ्रूट्स, बॉटल्ड जूसेस, एवोकाडो, आइसक्रीम, चीज, डेट्स, एग प्लांट, फर्मेंटेड फूड, गार्लिक, जैगरी, किडनी बीन्स। तो हमेशा राजसिक फूड खराब नहीं होता है, कुछ चीजों के लिए राजसिक भी जरूरी होता है। जैसे राजसिक में देखिए पॉजिटिव चीजें भी हैं, गुणाज में देखिए मूवमेंट, एक्टिविटी, एनर्जी, एक्साइटमेंट, पैशन, डिजायर। ठीक है, तो ये तो होना भी चाहिए ना। निगेटिव क्या है? एजिटेशन, एंजाइटी, इगोटिज्म। तो जब आप जरूरत से ज्यादा राशि, जो आपका भोजन है और जीवन दिनचर्या है, उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए और लिटिल बिट अमाउंट ऑफ राजसिक होना चाहिए। जब आप राजसिक बढ़ा देते हो और सात्विक को कम कर देते हो या खत्म कर देते हो, तो आपके गुण राजसिक वाले बढ़ जाते हैं, फिर जो नीचे वाले 3 निगेटिव आपके गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर आप किसी को मारने की सोचने लगते हो, आपके अंदर एंगर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है बढ़ने लगती हैं, एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है अगर आप राशि फूड ज्यादा बढ़ा देते हो। जैसे नॉनवेज बहुत ज्यादा जो खाते हैं, जो ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों में ये चीजें होती हैं। गार्लिक से भी जो है आपके ये राशि होता है। इसीलिए लहसुन प्याज जो है सावन में कहा जाता है नहीं खाते, चाइनीज नहीं खाते हैं। तामसिक, तामसिक में सबसे पहले अल्कोहल, ड्रग्स, बीफ, चिकन, फिश, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, फ्रोजन फूड, माइक्रोवेव फूड, मिल्क, मशरूम्स, अनियंस। मिल्क कौन सा? मिल्क जो बताया देसी घी का, अपनी खुद की गाय के अलावा जितना दूध आप जो भी जानते हो सब तामसिक है। goat, pork, rabbit, popcorn, any sattvic or rasic food if not eaten fresh before 3 hours, ये जो है ये भी है। ज्यादा खाने, ओवर ईटिंग एनी फूड,
कोई भी सात्विक फूड या रासिक फूड जब आप ज्यादा खा लेते हो तो तामसिक हो जाता है, आपके अंदर आलस पैदा करता है, ब्लोटिंग हो जाती है, जो विनीत सर को होती थी पहले, अब नहीं होती। ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, सिर्फ खाने का समय होने पे ना खाएं, जब कड़ी भूख लगी हो तब खाएं, अदरवाइज उस मील को स्किप कर दीजिए, मत खाइए। खाने का एक समय है, इतने बजे मिनिमम टाइम, इतने बजे मैक्सिमम टाइम, उस बीच में भूख लगी हो तो खाइए, नहीं तो उस लंच है तो लंच को 4 बजे नहीं खाना, लंच का टाइम है 12 से 1 मैक्सिमम 1:30 बजे का, उस बीच में भूख नहीं लगे तो आपको लंच नहीं करना है, फिर आप 3-4 बजे कोई फ्रूट खाइए और डायरेक्ट आप 6 बजे डिनर कर लीजिए। जो कफा बॉडी वाले होते हैं उनको जरूरी नहीं कि तीनों टाइम आप जो है खाना खाएं, भूख लगी है तो खाइए, नहीं लगी है तो कफा बॉडी वाले एक टाइम भी खाना खाकर जिंदा रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। आयुर्वेदिक क्लॉक, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे कि कितने बजे आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है और आपको क्या काम करना चाहिए उस टाइम पे। ये है अष्टांग हृदय सूत्र स्थानम, ये एक ग्रंथ है जो महर्षि वाग्भट ने लिखा था, और उसमें आयुर्वेद में इतने ग्रंथ हैं कि कोई 1000 साल तक भी पढ़ेगा तो पूरा नहीं पढ़ पाएगा, इतना डीप स्टडी है। तो ये महर्षि वाग्भट थे, इनका जो है ये खानदानी पेशा था, इस चीज का जो है, ये लोग वैद्य थे। तो वाग्भट साहब ने जो है अष्टांग हृदय और अष्टांग सूत्र 2 ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों में जितना निचोड़ है, जो सार है आयुर्वेद का, वो एक साथ लिख दिया है। तो अष्टांग हृदय में जो है ये श्लोक है, ये सूत्र है, लिखा गया है, तन्मना भोजन गतः चित्ता, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि प्रेयर करके ही कोई चीज खाइए, वो इस सूत्र में ये लिखा गया। भोजन करते वक्त अपना ध्यान भोजन पर ही केंद्रित करना, उस भोजन के प्रति हमारे समस्त विचार और शुक्राना, थैंकफुलनेस, हमारे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एंड पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालता है। आप जो भी इमोशनल ईटिंग, मैंने कहा कि इमोशनल ईटिंग नहीं करना चाहिए, अगर आप माइंडफुल रह के ईटिंग नहीं करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, बॉडी पे और माइंड पे उसका डायरेक्ट रिलेशन है, गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये अष्टांग हृदय में साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म के हिसाब से अपना भोजन मंत्र चुन लीजिए और भोजन मंत्र पढ़ने के बाद ही आप खाना खाएं। द फूड यू ईट, ये भी अष्टांग हृदय में ही लिखा गया है। द फूड यू ईट कैन बी ईदर द सेफेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ मेडिसिन और द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन। तो वाग्भट साहब ने आगे क्या लिखा है कि जो आप भोजन करते हैं वो या तो दुनिया का सबसे सेफ और सबसे पावरफुल मेडिसिन है, दवा है, या फिर स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ पॉइजन है, या फिर धीमा जहर है आपके लिए। 2 ही प्रकार का भोजन हो सकता है, तीसरा कोई भोजन नहीं होता है। या तो आपके लिए वो दवा का काम करेगा और या फिर जो है वो जहर का काम करेगा। अब जो पिछले वाले सेशन में मैंने बताया था कि 1888 में जो रिसर्च हुआ था एक फ्रेंच अमेरिकन की बॉडी के ऊपर, जिससे पता चला था कि इमोशनल ईटिंग करने से किस चीज पे, कौन सी बॉडी पार्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका ये जिस्ट है, सार है। तो जब आप एंगर में भोजन करते हैं, गुस्से में, तो आपका लीवर खराब होता है, ग्रीफ में करते हैं तो लंग्स खराब होते हैं, वरी होती है तो स्टमक, स्ट्रेस होता है तो हार्ट एंड ब्रेन, फियर, डर का जो है जब इमोशन होता है तो किडनी खराब होती है आपकी। और ये सिर्फ आयुर्वेद में नहीं लिखा है, ये 1888 में इस पे अमेरिका में रिसर्च भी हुई है, ये प्रूव है कैसा होता है। प्रेयर बिफोर मील्स, आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे निगेटिव केमिकल कंपाउंड्स बनने लगते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसीलिए इमोशनल ईटिंग नहीं करनी चाहिए। जब आप इमोशनल हो, आप खुश भी हैं तो भी बहुत खुशी में भी नहीं करनी चाहिए, आप बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं है तो सिर्फ पानी पी सकते हैं और कुछ मत खाइए, छोड़ दीजिए खाना। एक दिन ना खाने से कोई मरता नहीं है, छोड़ दीजिए, मत खाइए। प्रेयर बिफोर मील्स, क्या क्या प्रेयर है, ये हमने कुछ प्रेयर जो है ये निकाली हुई है। ये बुद्धिस्ट ऑफरिंग वर्स बिफोर मील्स है, राइट साइड में जो एक लड़की बनी हुई है। ये लेफ्ट साइड में जो है ये भगवत गीता का से लिया गया है। जो ऊपर है ये आपका कुरान शरीफ से लिया गया है, उसका ट्रांसलेशन है। इसी तरह से जो है जो राइट साइड में है ये भी कुरान शरीफ का, ये बाइबल से लिया गया है। ये जो है आपके सारे हैं। पर्शियन इवेनी में यहाँ जो पारसी लोग करते हैं वो भी है इसमें प्रेयर, तो इसमें से ले लीजिए। नहीं समझ में आता या अब रोज मैंने शुरू किया कराया है चैंटिंग कराना, ओम सहना भगवतु सहना भगवत भगवत गीता का जो श्लोक है ये आपको याद हो जाए तो ये करें। हर एक जो चैंटिंग होती है उसमें एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके सेंसेस को
आपको माइंडफुल कराती है, आपके सेंसेस को वहां पे आपके भोजन करते टाइम लेके आती है। तो आपकी बॉडी के जो जूसेस हो राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में जब सिक्रीशन होता है और राइट टाइम पे सिक्रीशन होता है तो आपका प्रॉपर डाइजेशन होता है, अदरवाइज अमा क्रिएट होगा। तो इसीलिए प्रेयर बहुत जरूरी है। आराम से सुखासन बैठे, शांत मन से जो है, बिना टीवी उवी देखे, बिना फोन देखे, बिना किसी से बात किए, आराम से केवल ईश्वर का नाम लेके खाएं। ईश्वर मतलब कोई भी रिलीजन, कोई भी ईश्वर। आप ईश्वर को नहीं मानते, एनर्जी मान लीजिए, एनर्जी को मान के खाइए। हाउ मच शुड वी च्यू द बाइट व्हाइल ईटिंग? आयुर्वेद ये कहता है कि एक जितने आपके दांत है उतनी बार आपको चबाना चाहिए। 32 बार आपको हर एक बाइट को चबाना चाहिए। तो डजंट मीन लिटरली 32 बार चबाना चाहिए। आपकी टंग का काम होता है सलाइवा सिक्रीशन करके और उसको घुमा घुमा के चेक करते रहना कि क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं, क्या उसमें लम्प्स हैं, सॉलिड लम्प्स हैं। अगर सॉलिड लम्प्स जब तक है तब तक चबाते रहिए, जब पूरी तरह से लिक्विड हो जाए तभी उसको अपने गले से नीचे निकलिए। ऐसा करने से आप कम से कम 2000 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करेंगे और आपका डाइजेशन 40% से ज्यादा आपके मुंह के अंदर ही हो जाएगा। बॉडी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उस खाने को पचाने के लिए, और पूरा जितना आप खाएंगे उसका पूरा 100% अमा की जगह ओजस बनेगा। अमा इतना कम बनेगा कि वो आराम से बॉडी उसको ड्रेन आउट कर सकेगी, निकाल सकेगी। और ओजस इतना ज्यादा बनेगा कि धीरे धीरे करते करते आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रांग बनते जाएंगे। आपका जो एजिंग साइकिल है वो रिवर्स होने लगेगा, डिले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, आपके चेहरे पे अलग सी चमक आने लगेगी सिर्फ इतना भर कर लेने से। च्यू इट द नंबर ऑफ टाइम्स, ये मैंने बता दिया कि जितने दांत होते हैं उतने। वाटर डिसिप्लिन, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और बहुत बार आपने सुना भी होगा। अर्ली मॉर्निंग ऊषा पान, सुबह उठ के 3 से 4 गिलास पानी, गुनगुना पानी या नॉर्मल वाटर, आराम से बैठ के, सुबह उठते ही, ब्रश करके नहीं, उठते ही सलाइवा रात भर का डिपॉजिट आपके मुंह में होना चाहिए, उसके बाद ही उसके साथ पानी पीजिए। वो सलाइवा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सलाइवा आपके पेट में जाएगा, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको दूसरी चीज, जब आप 3 से 4 गिलास अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली प्रिसाइजली 540 ml ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए। घूंट घूंट पर करके हर एक घूंट में सलाइवा मिक्स करिए और तब पानी को निगलिए। जैसे खाने के बारे में है इसी तरह से पीने के बारे में भी है। जैसे ही आप जल्दी जल्दी पियेंगे उस पानी को पी के कोई फायदा नहीं होगा। आप आराम से बैठ के घूंट घूंट करके 540 ml वाटर पीजिए। इतना ज्यादा नहीं पी पाते, 1 गिलास से शुरू करिए, धीरे धीरे करके उसको 3 से 4 गिलास में लेकर जाए। इतना पानी 540 ml एनफ होता है आपके टॉक्सिन्स को सुबह फ्लश आउट करने के लिए, इसलिए इतना अमाउंट कहा गया। दूसरा, सलाइवा जो आपके मुंह के अंदर डिपॉजिटेड होता है रात भर का, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जो आपके पेट के अंदर जाता है वो हीलिंग करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दूसरा, वन मस्ट ऑलवेज कीप वन सेल्फ हाइड्रेटेड, और डिहाइड्रेशन भी नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर पे जब भी आपको लगे कि गला सूख रहा है तो हाइड्रेशन प्रॉपर करते रहे, और जल्दी ना नहीं जब आप पियेंगे तो आपकी टंग के जो सेंसेस हैं वो हमेशा जो है वो सेंस करके आपके ब्रेन तक सिग्नल भेज देंगे कि हाइड्रेशन पूरा हो गया है, नहीं हो गया है। आप जब मुंह में पानी को भर के और थोड़ी देर बाद जब निकलते हैं तो टंग ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि हाइड्रेशन हो गया है। तो ओवर हाइड्रेशन, ज्यादा पानी पीने से आपके किडनी और हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। अंडर हाइड्रेशन होने से डिहाइड्रेशन होता है, जिससे और समस्याएं उत्पन्न होती है। ऑप्टिमल हाइड्रेशन होना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक एनी वाटर बिटवीन हाफ एन आवर बिफोर द मील्स। खाने से आधे घंटे पहले कोई पानी नहीं पीना चाहिए, अदरवाइज जो आपकी जैसे आग लगी हुई है और पंडित जी ने कहा आप आहुति डालो, आहुति डालने से पहले आपने उस पर आग छिड़क दिया और फिर आहुति डाली स्वाहा, तो आहुति का कुछ नहीं होगा, वहीं पे बिना जले हुए रह जाएगी। तो इसी तरह से आपको जब भूख लगनी शुरू हुई है उसके पहले आप पानी पी लोगे खाने से पहले, तो आपके डाइजेस्टिव जूसेस, जो बॉडी प्रिपेयर हो रही है डाइजेशन के लिए, उससे पहले आप उसको डाइल्यूट कर दोगे, अग्नि को मंद कर दोगे, तो खाना डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा, आमा बनेगा। इसी तरह से खाने से कम मिनिमम 1 घंटे तक पानी मत पीजिए। मैं तो कहता हूँ 90 मिनट्स तक मत पीजिए, लेकिन आप इतना नहीं रह सकते तो कम से कम एटलीस्ट 60 मिनट्स पानी मत पीजिए। उसको स्टमक से एटलीस्ट निकल के इंटेस्टाइन में चले जाने दीजिए। 1 घंटे का समय लगता है आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में भोजन को चर्निंग के बाद जाने में। तो स्टमक की वॉल्स में जब तक है तब तक आप वाटर मत पीजिए। खाने के बीच में पानी जरूरत महसूस हो तो एक आध घूंट पी सकते हैं, उसको मॉइस्ट करने के लिए, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज मॉइस्ट के लिए ऐसा आयुर्वेद कहता है कि मॉर्निंग में या दोपहर के लंच में, डिनर में नहीं, मॉर्निंग या लंच में आप बटर मिल्क का यूज करें मॉइस्ट करने के लिए। अगर आपका जो खाना है वो ज्यादा मॉइस्ट नहीं है, सॉलिड है, तो योर फूड मील शुड बी, मस्ट बी मॉइस्ट।
इसीलिए इंडियन खाना जो है दाल चावल होता है, दाल रोटी होता है या सब्जी ग्रेवी वाली होती है। तो इस तरह से उसमें कोई ना कोई चीज मॉइस्ट करने की जरूरत होती है। प्लस सलाइवा जो आप भोजन मुंह में डालते हैं वो 50% जो है आपका फूड होना चाहिए और 50% सलाइवा हो जाना चाहिए। हमारा हाउ मच शुड बी ईट, हमें कितना खाना चाहिए? अगर आपको 1 से 5 के स्केल पे भूख लगी है तो आपको 3 स्केल पे खाना चाहिए, 2 स्केल हमेशा छोड़ देना चाहिए एयर एंड लिक्विड्स के लिए। जिस आपका जो भोजन है वो 3 वजह से पचता है, ग्रेविटी की वजह से, दूसरा एयर और लिक्विड की वजह से ऊपर से नीचे तक जो है वो पुश होता है। तो अगर आप भरपेट खाना खा लेंगे तो उसमें जो है क्लॉगिंग होने लगेगी, चर्निंग प्रॉपर नहीं होगी और इंडाइजेशन होगा, मूव नहीं होगा खाना प्रॉपरली। खाना कैसे खाना चाहिए? खाना सुखासन में बैठ के खाना चाहिए, क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ के खाना चाहिए, आनंद पूर्वक प्रेयर करके खाना चाहिए और हाथ से खाना चाहिए। उसके बाद खाने के बाद क्या करना चाहिए? खाने के तुरंत बाद 10 मिनट से लेके मिनिमम 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में कोई इतनी देर इकट्ठा नहीं बैठ सकता, तो 2-2 मिनट करके 5-10 बार बैठिए। 10 मिनट से 20 मिनट तक बैठिए वज्रासन में। वज्रासन से उठने के बाद स्लो वॉक करिए 100 स्टेप्स टू 1000 स्टेप्स, इससे ज्यादा नहीं, और स्लो वॉक करना है आपको, ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी। खाने के बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके पेट में होना चाहिए, आपके पैरों में चला जाएगा तो अमा क्रिएट होगा। तो खाना खा के जो लोग बहुत वॉक करते हैं उनका अमा क्रिएट होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है। आयुर्वेदिक फास्टिंग, फास्टिंग कितने प्रकार की होती है ये हम अगले सेशन में करेंगे। एनी क्वेश्चंस? सभा समाप्त। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इसकी बैटरी भी ड्रेन हो गई और ये मेरे गोद में सो रहा है, अभी चार्जर कैसे लगाऊं? कुछ पूछना है? सर मेरे वेन्स में बहुत दर्द रहता है, कहाँ पे? वेन्स में, नसों में। नसों में दर्द रहता है? ये मतलब हमेशा रहता है या कभी कभी होता है? नहीं सर, अभी मतलब कभी कभी रहता है, डेली तो नहीं रहता है। बेबी की विटामिन डी। और कब से है? सर अभी कुछ दिन से हो रहा है, रात में होता है, मतलब दिन में नहीं, रात में होता है। कितने दिन से? सर अभी मैं महसूस कर रही हूँ, हफ्ते भर से कर रही हूँ कि रात में मेरे ना वेन्स में दर्द होता है। या तो देखिए आप जितना एक्सरसाइज कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपका न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जा रहा, इसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि आप डाइट प्लान फॉलो कर रही हैं तो आप जितना डाइट आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू जा रही है उससे ज्यादा आपकी बॉडी जो है मेहनत करे, तो वेन्स में दर्द नहीं होता होगा। दरअसल ये फोर आर्म्स वगैरह में जो है, ये आप जब पुश करते हैं ना, पुश योर पाम्स रेज योर टेल बोन अप टुवर्ड द सीलिंग, फिर उसके बाद जो है आपने सूर्य नमस्कार का जो है डिफिकल्ट वाला, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वेरिएशन किया, तो आपके ये फोर आर्म्स में हो सकता है शोल्डर्स में पेन हो सकता है यहाँ पे भी पेन। तो ये पेन जो है आपको दो वजह से हो सकता है। एक, या तो जो आपने किया था, तो ये सब, ये आपके हाथ पैर इतने जो है टोन्ड नहीं है, वीक थे, तो वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे शुरुआत में पैरों में, जब मैंने आपको पैरों को कराया था तो पैरों में दर्द हुआ होगा, अब नहीं होता होगा क्योंकि वो मसल्स उतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी। हाथ का कभी इतना इंटेंस करवाया नहीं था आपने। कल जो जंप कर करके किया, तो हर बार जंप करने में आप अपनी बॉडी के वेट को शिफ्ट करते हो, अपने पैरों से हाथों पे शिफ्ट करते हो। तो हर चीज का लॉजिक है, साइंस है, ये अगली बार से नहीं होना चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम भी हो रहा है फिर सेम चीज है तो फिर मुझे बताएगा, फिर आपके न्यूट्रिशन में ओके सर। ठीक है। ओके सर। विटामिन डी की कमी है अगर तो सप्लीमेंट ले लीजिए। यस सर, वो तो ले रहे हैं सर, वो तो ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं। विटामिन डी से वेन्स में नहीं प्रॉब्लम होगी। दरअसल आपके वेन्स में नहीं हो रहा, आपको लग रहा है वेन्स में हो रहा है, लेकिन आपके ये फोर आर्म की मसल्स में पेन हो रहा है। ओके सर। आपके यहाँ भी हो रहा है? सर हाँ, होता है, थोड़ा बहुत होता है। तो बस ठीक है, ये कोई समस्या नहीं। इसमें जो है आप आइस पैक लगाइए, आराम मिलेगा आपको, और जो है रेस्ट करिए, रेस्ट से ठीक हो। और पानी, हाइड्रेशन प्रॉपर है, पानी ठीक से घुट करके ज्यादा पीजिए। जितना आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगी उतना, और प्लस न्यूट्रिशन होना चाहिए। सर हमें कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन में? डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। कफा बॉडी वालों को आधा लीटर में भी काम चलता है क्योंकि बॉडी में पहले से ही पानी रहता है। लेकिन जब आप मेरी तरह जो है, जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो है वो, आपका डिहाइड्रेशन होता है एक्सरसाइज करते टाइम। अभी देखिए मैंने पिया नहीं भूल गया था, पीते रहना चाहिए एक एक
सर वो तो मैं भी पीती रहती हूँ योगा के सर टाइम हम पे। लगभग 10 गिलास पानी पी लेते हैं दिन में, लगभग 2.5 लीटर 2.5 लीटर के आसपास। ये जो पूरा दिन में। सर ये अलार्म लगा के पानी पीना भी गलत है। आपको खुद आपकी बॉडी जब बताए कि आपको जो है पानी पीना चाहिए, तो हमेशा टंग पे टच करके ना इसको भी माइंडफुली पिया करिए, इसका टेस्ट लिया करिए, इसको फील किया करिए, इसके टेम्परेचर को फील किया करिए, सिग्नल भेजने का वेट किया करिए। या जैसे अभी मैंने एक घूंट पिया ना, तो अभी मुझे फील हो रहा है कि मुझे और पी लेना चाहिए। यस सर। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी बेटर बताएगी। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि 2 लीटर इज ऑप्टिमल या 3 लीटर इज ऑप्टिमल। बॉडी टू बॉडी और आपका क्या रूटीन है वो डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही शरीर को 5 लीटर भी कम पड़ता है पानी, 2 लीटर छोड़िए 5 लीटर भी कम पड़ता है, तब भी प्यास लगी रह जाती है। तो जब एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है। हाँ, तो जब जितनी जरूरत हो आपको, जितना शरीर की मांग हो, उतना उसकी पूर्ति करिए। एज डिमांड एज सप्लाई, मेंटेन रखिए उसको। बॉडी कभी भी जो है, जो कोई चीज जरूरत से ज्यादा होगी तो भी डिस्कार्ड करेगी, जरूरत से कम होगी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ऑप्टिमल होना चाहिए सब चीज। सर पहले कम पानी पीता था मैं, दिन में 1 या 2 गिलास, अभी तो ज्यादा पी जाता हूँ, मतलब प्यास लगती है। तो वो तो बहुत खतरनाक चीज थी। ज्यादा पीना तो फिर भी जो है ठीक है, कम हाँ। पीना तो बहुत खतरनाक चीज। हाँ, तो अभी मतलब काफी चेंज लग रहा है मतलब बॉडी में। और अगर मील के बाद आपको प्रेशर आता है, प्रेशर मीन्स जो है मोशन नहीं, अगर आपको टॉयलेट लगती है तो ये अच्छा सिम्टम होता है, अच्छा साइन होता है कि आप सही अमाउंट में आपने खाया, सही तरीके से खाया और आप फ्रेश हो। टॉयलेट होली से अगर आता है तो, क्योंकि वो एयर एंड वाटर जो पहले से है ना बॉडी में, उससे मूव करता है फूड नीचे की तरफ। तो आपने खाया, अगर आपको खाने के तुरंत बाद टॉयलेट फील होता है तो ठीक है। सर मेरा यही क्वेश्चन था कि लाइक खाने के बाद यूजुअली ऐसे होता है कि ऐसी फीलिंग आती है कि जाना पड़ेगा, और कभी कभी मतलब बहुत टायरिंग हो जाता है फिर बॉडी के लिए भी कि खाना खाया और बाद में ये मानसी जी, ये बहुत क्लियर सिम्टम ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ अमा है बॉडी में। बहुत बड़ा ये मतलब अलार्मिंग साइन है। बॉडी में जब बहुत ज्यादा अमा होता है ना, तब ऐसा होता है कि आपको जो है, जैसे एग्जाम में होता है ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करती है क्या? नहीं। ठीक है, अच्छी बात। अदरवाइज जैसे एग्जाम टाइम में होता, मेरे साथ ऐसा होता था, स्पेशली जब बोर्ड के मेरे एग्जाम से, तो मुझे हमेशा जो है ऐसा लगता था कि मुझे प्रेशर फील होता था और होता कुछ नहीं था। हाँ। ठीक है, हमेशा भूख की फीलिंग होती थी, लेकिन भूख नहीं होती थी, क्रेविंग। ये अमा का साइन होता है। जो एक राक्षस होता है ना, डराता है ना आपको, तो सपने में आके ये समझ लीजिए ये अमा वाला राक्षस है। ये अपना वातावरण बनाता है, अपना माहौल बनाता है, जो है आपके अंदर जो है आपको और फंसाता जाता है। तो ये वो चीज, ये सिम्टम्स है बहुत। ये जब बहुत इसके अंदर बहुत